नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आज एक और नए टॉपिक के साथ। साथियों, यदि आपसे एक सवाल किया जाए कि दुनिया का सबसे लंबी दीवार बताओ, तो निस्संदेह आपके जहन में कहीं ना कहीं जो चाइना वॉल है उसकी एक अभिव्यक्ति या यूं कह लें उसका इमेजिनेशन आपके जहन में बन रहा होगा। लेकिन क्या होगा यदि आपको इस बात की जानकारी मिले कि भारत भी एक लंबी दीवार बनाने वाला है, ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने वाला है। लेकिन ये खासियत ये है कि इस दीवार में ना किसी भी प्रकार की ईंट होगी, ना सरिया होगा, ना सीमेंट होगा या कुछ इस प्रकार के तत्व जो प्रायः दीवार के बनाने में काम आता है, आई मीन जिसके माध्यम से दीवार बनाई जाती है। दरअसल जो ये दीवार बनाने की परियोजनाएं हैं जिसे हमने नाम दिया भारत में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यानी कि हरित दीवार परियोजना। विगत दिनों में आपने देखा होगा इससे जुड़े भर भर के एडिटोरियल आ रहे हैं। इसके जो कंसर्न है, इसके जो लाभ हैं, इन तमाम चीजों को विस्तार से जो है बताने का प्रयास किया जा रहा पर्यावरणविद के द्वारा। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में ये परियोजना है क्या। ये हमारे यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो एक प्रकार से प्रतिशतता है क्वेश्चन में, पेपर में, वो बहुत ज्यादा होती है। दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी हो जाता है समझ पाना। हरित दीवार परियोजना क्या है? तो दरअसल भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक बड़े पैमाने पर वनीकरण पहल। दरअसल मरुस्थलीकरण क्या होता है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। भूमि क्षरण क्या होता है ये भी पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं मरुस्थलीकरण का। दरअसल डिजर्टिफिकेशन बिटवीन मरुस्थलीकरण वहां होता है जहां वर्षा कम होती है, तापमान अत्यधिक होता है और कहीं ना कहीं वायु का जो वेग है वो भी अत्यधिक होती है। और ये विशेष तौर पे वहां जहां जो क्या उसको कहते हैं पर्वत के विमुख वाले हिस्से में। जैसे ये जो परियोजना है ये दरअसल ये गुजरात से लेकर के ये होते 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 आगे है ना यहाँ तक की जो दरअसल क्या नाम है ये दिल्ली और हरियाणा के आसपास वाले इलाके में तकरीबन 1500 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा डिजर्टिफिकेशन के दौर से गुजर रहा है, मरुस्थलीकरण के दौर से गुजर रहा। राजस्थान आपको पता होगा हमारा बहुत बड़ा एक मरुस्थल है हमारे भारत का। तो ये जो प्रक्रिया है मरुस्थलीकरण का ये पूर्व ओर बढ़ते जा रहा। आपको पता होगा साथियों कि हमारा ये जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये जैसे हिमालय रेंज हो गया, गारो खासी, यहाँ पे नीचे यहाँ पे जयंतिया होगा, है ना। ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, है ना, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये महत्वपूर्ण जो है हमारे रेंज है, माउंटेन रेंज है। तो जो भी माउंटेन रेंज होता है, माउंटेन रेंज के विमुख वाले हिस्से में मरुस्थलीकरण बनने के चांसेस अत्यधिक होते हैं। मरुस्थलीकरण बनने के क्रम में जो फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें से एक फैक्टर होता है अ, विमुखीकरण, मतलब पर्वत के उल्टे वाला हिस्सा। जैसे यहाँ आप मान लीजिए हमारा अरावली पर्वत रेंज है ना, माउंटेन रेंज है। तो जो हमारी ये मौसम, दरअसल इसको जो कहते हैं हम लोग वायु, है ना, क्या इसको कहें जो मानसून आता है। दरअसल मानसून में शब्द ढूंढ रहा था। तो जब मानसून आता है तो मानसून यहाँ से इस प्रकार से जाते जाते फिर इधर यहाँ टकरा कर फिर वापस इधर आ जाता है ना। ये तो वही कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो ये है रेंज है, माउंटेन रेंज है किसका? अरावली का। तो अरावली रेंज के पश्चिम में ये हो गया, पूरब ये पश्चिम में ये इस वाले इलाके में दरअसल वृक्षारोपण की बात कही जा रही है ना। तो ये है वनीकरण या यूं कह लें हरित दीवार परियोजना का लक्ष्य यहाँ से लेकर के तकरीबन यहाँ तक 1400 किलोमीटर तक वृक्षारोपण करना है, कंटिन्यू लगातार इस तरीके से, ताकि इधर से जो ये है मरुस्थलीकरण होता हुआ आ रहा है वो ना आए, है ना। हवाओं के माध्यम से जो मिट्टियां उड़ा कर ले या मिट्टी का कटाव छटाव जो हो रहा, भूमि का क्षरण जो हो रहा वो ना हो सके, इसलिए इस परियोजना को लाने की बात कही जा रही है। प्रेरणा की बात करें यानी कि कहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि हाँ ये करना चाहिए, तो मैं आपको मैप पे ले जाना चाहूंगा। और यदि मैं अच्छा से समझा पाऊँ तो शायद ये होगा। ये है मैप। दरअसल ये है हमारा विश्व भारत, सॉरी वर्ल्ड, वर्ल्ड में ही हमारा ये प्यारा सा भारत यहाँ। और ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका। इसको मैं जूम करके ये दरअसल मैप में लाया हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये इस प्रकार से ये तकरीबन 8000 किलोमीटर तक ये है। इस दरअसल इस रीजन को हम लोग साहेल रीजन भी कहते हैं। और साहेल रीजन जैसे ही शब्द मेरे जहन में आता है, 2024 का पहला इस क्वेश्चन मेरे पेपर में संभवतः यही था कि साहेल रीजन में कौन कौन से देश हैं संभवतः। तो बहरहाल ये बातें थी, है ना। तो ये जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अफ्रीका का, इसी से लेकर के इसमें आप देख सकते हैं मॉरिटानिया है है ना, सेनेगल है, बुर्किना फासो है, नाइजर है, नाइजीरिया है, चाड है, सूडान है, इरिट्रिया, जिबूती, ये सब तमाम जो देश हैं इन्हीं के एक तरीके से घेरे में है, ये कह लें इन्हीं के गोद में है। तो इसी से भारत सरकार ने भी एक तरीके का प्रेरणा लिया और अपने इस एरिया को भी दरअसल वृक्षारोपण करने की बात कही गई।
भारत का संस्करण यानी कि भारत में कहाँ कहाँ होगा, तो विशेष तौर पे अरावली पर्वतमाला, ये जो मैंने आपको अभी विस्तार से बताया। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र के फोकस है। जैसे ये आपको ये विशाल गंगा का मैदान है, तो यहाँ से लेकर के बात ये कही जा रही है कि यहाँ से होते हुए फिर इधर आ जाएगा, क्योंकि ये मैदान भी, जैसे यूपी का ये कौन सा इलाका यहाँ पे पड़ता है, तकरीबन बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड का इलाका भी बहुत ज्यादा ये कहें तो शुष्क प्रदेश है। तो इन शुष्क प्रदेश को हरियाली भरी पर्यावरण बनाने के लिए इन परियोजना का विस्तार आगे चल करके यहाँ तक लाया जाएगा। है। तो ये थे हमारे फोकस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना? अब बात करते हैं परियोजना के उद्देश्य क्या रहे, है ना? पहली बात है कुछ क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को रोकना। मैंने अभी आपको बताया ही कि जो गर्म प्रदेश है, गर्म क्षेत्र है, इसमें जो मरुस्थलीकरण हो रहा, हालांकि जब आप ये समझना चाहेंगे कि मरुस्थलीकरण किन किन कारणों से होता है, तो बहुत से वजहें बताई जा सकती है, जिसमें शुष्क तापमान अत्यधिक, स्वाभाविक तौर पे शुष्क तापमान होगा तो, सॉरी, शुष्क प्रदेश को होगा तो अत्यधिक तापमान होगा। ये चीजें मिलकर के दरअसल मरुस्थलीकरण का एक आधार बनाता है। और दूसरी बात जो सब कॉमन होने का ज्यादा चांस रहता है, वो पर्वत का उल्टा हिस्सा, दरअसल हम लोग जिसको कह देते हैं पर्वताभिमुखी, मतलब यह कि पर्वत के उल्टे वाले हिस्से में। तो ये पर्वत है, अरावली पर्वत है ना, इसके उल्टा वाला हिस्सा में क्या है, राजस्थान। तो इसी को दरअसल मरुस्थलीकरण से बचाने के लिए, या यूं कहें कि मरुस्थलीकरण का जो बढ़ रहा उसको बचाने के लिए ये परियोजना लाई गई। बहरहाल, तो शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को रोकना पहला उद्देश्य है। दूसरी बात कही जा रही, क्षरित भूमि को पुनर्जीवित करना और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। निस्संदेह जब वृक्षारोपण होगा तो मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ी रहेगी, क्योंकि हवा के आने मात्र से, चूंकि गर्म प्रदेश है, मरुस्थल प्रदेश है, तो बहुत ज्यादा जंगल नहीं है, बहुत ज्यादा यूं कहें तो पेड़ पौधे नहीं है। और जो पेड़ पौधे हैं भी वो एक प्रकार से झाड़ी प्रकार के हैं। तो झाड़ी प्रकार के पेड़ पौधों को दरअसल मिट्टी को बहुत ज्यादा पुनर्जीवित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको खुद पानी की आवश्यकता होती है, प्रॉपर पानी की आवश्यकता होती है, और जो कि मिलता नहीं है, तो समस्या उनके साथ भी बनी होती है, वो प्रॉपर मिट्टी में उर्वरता नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये वृक्षारोपण की बात कही जा रही है। आगे कही जाए जैव विविधता को बढ़ावा देना, विशेष तौर पे देसी प्रजाति के पौधे को लगाकर। जैसे यहाँ तकरीबन ऐसा बात बताया जाता है कि वर्षों पहले, इनफैक्ट लाखों वर्ष पहले, ये बहुत बड़ा एक जंगल का एरिया था, है ना? क्या उसको कहते हैं, हरा भरा वन था। तो वही कहा जा रहा है कि तत्कालिक तौर पे जो यहाँ वन होनी चाहिए, विशेष तौर पे जिसे हम कहते हैं प्रजातीय, देशीय प्रजातीय, उस प्रकार का वृक्षारोपण करने की बात कही जा रही है। अच्छा, आपसे एक सवाल हो सकता है कि मरुस्थली भूमि में, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा इसमें लिख दिया, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। मैं ये कह रहा साथियों कि ये मरुस्थली भूमि में किन किन प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। पेड़ पर सॉरी, इस प्रकार के नाम आपको पता हो या ना हो, लेकिन एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि ऐसे पेड़ पौधे जो कम पानी का अवशोषण करते हों, ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पत्तियां तकरीबन पतली हों ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके, इस प्रकार की पत्तियां, इस प्रकार के पेड़ पौधे ही, जिसे हम शंकुधारी, माफ कीजिएगा, झाड़ी प्रकार के वन कहते हैं, इस प्रकार के ही वन यहाँ अध्यारोपित, या यूं कह ले प्लांटेशन हो सकता है। अगली बात कही जा रही, कार्बन अवशोषण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करना। आपको पता होगा कि 2070 तक भारत का जो एक लक्ष्य है कि हम कार्बन न्यूट्रल बने, है ना? कार्बन न्यूट्रल बनने का आशय मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि 1 यूनिट हम कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल ये उत्सर्जित कर रहे हैं वातावरण में, तो उतना ही वृक्षारोपण कर दे, ताकि ये जो 1 यूनिट उत्सर्जित हुआ है वो अवशोषित हो जाए, तो इसे ही कार्बन न्यूट्रल कहते हैं। तो वही जो लक्ष्य है 2070 तक, तो कहीं ना कहीं पेड़ तो लगाने होंगे। उसी प्रकार से यहाँ एक काम, दो फायदा, एक तो यहाँ मरुस्थलीकरण रुकेगा, दूसरा यहाँ की जो वन, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, देसी प्रजातीय पेड़ पौधे, उनका पुनर्वास होगा। अगली बात क्या है, जैव विविधता बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कार्बन न्यूट्रल की हमारी परिकल्पनाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ दिखेगा। अगली उद्देश्य में, इस परियोजना के उद्देश्य में ग्रामीण आजीविका को सहायता। स्वाभाविक तौर पे अगर यहाँ पे पेड़ पौधे लगेंगे तो रोजगार मिलेगा। रोजगार किस बात को लेकर, मान लीजिए देख रेख के लिए रोजगार मिलेगा। पेड़ लगाना है तो हम तो यहाँ से, आई मीन जो भारत सरकार है, यहाँ से तो व्यक्ति को नहीं ले जाएगा कि चलो भाई यहाँ लगाना है, बिहार से तो नहीं ले जाएगा, है ना, यूपी से तो नहीं ले जाएगा। संभवतः यहीं के आसपास के जो लोग हैं, आगे मैं अभी दिखाऊंगा, इनफैक्ट अभी बात भी करेंगे कि इसमें इसको दरअसल जो हमारा ये है ना, क्या नाम है उसका, आगे है दरअसल, मैं बोल रहा मनरेगा दरअसल, है ना, मनरेगा को इसके साथ जोड़ने की बात कही जा रही है। तो बात क्या है कि ग्रामीण आजीविका भी बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने के लिए रोजगार मिलेगा। दूसरी बात कही जा रही है कि एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं वनोत्पाद जो होंगे, इससे जरूरी, मान लीजिए आम का पेड़ लगाया गया, या किसी प्रकार के फल आधारित पेड़ को लगाया गया, तो उससे तो फल भी उत्पादन होगा। अगर फल उत्पादन नहीं होगा तो लकड़ी का उत्पादन तो होगा, क्योंकि 2 4 10 20 50 पेड़ तो है नहीं, तकरीबन
1400 किलोमीटर तक, ये बातें कही जा रही। तो इससे उत्पादित जो वनोत्पाद है उनसे एक प्रकार का क्या है फायदा मिलेगा यहाँ के ग्रामीण वासियों को। तो ये आजीविका के तौर पे भी बातें कही जा सकती है। आगे बात कही जा रही है भौगोलिक फोकस फोकस क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ लगेगा। ये हमारा प्यारा सा भारत है ना। इस प्यारा भारत में ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहा, यही अरावली का ये रेंज है एक तरीके से, है ना। ये अरावली का रेंज है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए भी आगे ये बढ़ जाता है। ये मैपिंग का है, ये वर्ड व्यू है, मतलब ये, है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लगाने की बात कही जा रही है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, है ना। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जो भी है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आप क्रम में लगाकर देख लेना। इंडो गंगेटिक मैदान, दरअसल इस मैदान को वही बातें कही जाती है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों को। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो रेगिस्तान है, जिसे हम थार रेगिस्तान कहते हैं, ये राजस्थान के किनारे पर है ना। तो इस किनारे को, ये किनारा जो दरअसल है राजस्थान का थार वाला एरिया, ये इधर ना बढ़े, इसी को रोकने के लिए ये बातें कही जा रही। और आपको मैंने अभी बताया ही, ये बहुत ज्यादा शुष्क यानी गर्म क्षेत्र है और क्षरित भूमि है। क्षरित भूमि होने का मतलब मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा उर्वरक इसमें नहीं है, वर्षा की मात्रा नहीं होती है, तो जो मिट्टी है हवाओं के माध्यम से वो टूटते जाती है, और टूटते 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 इतनी छोटी हो जाती है कि इनमें किसी भी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उपज नहीं पाते हैं, या यूं कह लें अपने अस्तित्व खो बैठते हैं। तो ये थे फोकस एरिया, जो मैंने पहले ही बता दिया था मैप के माध्यम से। अब बातें कही जा रही है कि परियोजना के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले है वनीकरण, है ना। वनीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगर पेड़ पौधे लगेंगे तो सूखा सहिष्णु देसी देसी पौधे लगाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी बात ये कही जा रही है कि जैसे मैंने आपको बताया ही कि जो ये एरिया है ना, ये जो एरिया है ये सूखा एरिया है। इस सूखे एरिया में किस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि कम पानी के साथ ज्यादा हो सके, वही कहा जा रहा है कि सूखा सहिष्णु, ऐसा पौधा जो सूखे में भी अपनी वर्चस्व को बनाए रखे, जैसे देसी पौधे वहां के वर्तमान में अगर ये कहें तो लगाए जाने की बात कही जा रही, मतलब उसी प्रकार के लगाए जाएंगे पेड़ पौधे। अगली बात है जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, चेक डैम। बात स्वाभाविक है, अगर पेड़ पौधे लगेंगे तो वहाँ एक चेक डैम, यहाँ पे ये बातें शायद मैं नोट नहीं कर पाया, पर हाँ, जो हरियाणा है वहाँ चेक डैम इसी तरीके के बनाए गए, और इसी को दरअसल केस स्टडी के रूप में देख करके इसको आगे बढ़ाने की बात कही गई। जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण और चेक डैम जैसी बातें होंगी। मुख्य विशेषताएं हैं कि वर्षा जल संरक्षण किया जाएगा और इस प्रकार के चेक डैम बनाए जाएंगे। सामूहिक विशेषताओं में अगली बात कही जा रही सामुदायिक भागीदारी, यानी कि स्थानीय किसानों और आदिवासियों को शामिल करना। और इसी के लिए बात कही गई थी दरअसल, जब ये बातें हो रही थी विस्तार से, तो अनेक पर्यावरणविद ने ये बातें कही कि जो मनरेगा है, इस मनरेगा के किसानों को, दरअसल मनरेगा किसान, सॉरी मजदूर कहना चाहिए, मैं किसान कह दिया। मैं एक सवाल आपसे करूं कि मनरेगा है क्या। आप कहेंगे कि तकरीबन 270 दिनों तक आपको एक साल में रोजगार देने का गारंटी देती है सरकार, भारत सरकार। तो वही कहा जा रहा है कि आप रोजगार देते हैं, कहीं ना कहीं तो देते होंगे, है ना, कहीं ना कहीं काम करवाते होंगे। तो इन योजनाओं को इन्हीं के माध्यम से पेड़ लगवा, इन्हीं के माध्यम से गड्ढा, जो भी तमाम चीजें क्रियाविधि होगी इस वृक्षारोपण के दरमियान, यही कराया जाए। तो इससे क्या होगा, स्थानीय किसानों को एक तरीके से लाभ मिलेगा, विशेष तौर पे आदिवासी भी, जो ये वाला इलाका है ना। मैं फिर समय पर दिखा दूं तो ये जो भारत है ना, ये राजस्थान का कुछ इलाका जहाँ मीना प्रजाति जिसे कहते हैं, तो उन लोगों को, या यूँ कह लें उन समुदायों को एक प्रकार से लाभ मिलेगा, ये बातें कही जा रही। दूसरी बात कही जा रही प्रौद्योगिकी का उपयोग, और ये बहुत ज़रूरी है, रिमोट सेंसिंग और मैपिंग एक तरीके से। ये रिमोट सेंसिंग क्यों ज़रूरी है? मान लिया जाए मैंने हज़ारों हज़ार पेड़ लगा दिए, स्वाभाविक तौर पे इनमें बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे जो गर्मियों के मौसम में, या यूँ कह लें शुरुआती के तौर में ही सूख जाएँगे, खराब हो जाएँगे या नष्ट हो जाएँगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, पता कैसे चलेगा कि हाँ 10 पेड़ के बाद जो 11वां पेड़ है जो वो सूख गया है, वो खत्म हो गया है, इसको रिप्लेस करना है। तो वही कहा जा रहा है कि आप रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कुछ ऐसा तकनीक इजाद करें, या यूँ कह लें ऐसा कुछ उपाय लगाएँ जिससे आप अ अ, बिना अथक प्रयास के इस बात को, या यूँ कह लें इस जानकारी को प्राप्त कर सके कौन सा पेड़ किस गति के साथ, या यूँ कह लें कितना सुरक्षित है, ये बातें कही जा रही। तो ये चीज़ें दरअसल रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। दूसरी बात ये कही जा रही कि जो ग्लोबल ये पोजिशनिंग है दरअसल किस बात को लेकर, मैपिंग को लेकर एक तरीके से। तो मैपिंग कहने का अर्थ ये हुआ कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में रख-रखाव प्रॉपर तरीके से ना हो, और कोई इसको अनावश्यक तरीके से अपने हित के लिए काट-छाँट करने लगे, है ना? उसको पेड़ को काटने लगे। तो वही कहा जा रहा है कि निगरानी के लिए विशेष तौर पे आप ग्लोबल जो सिस्टम है, दरअसल जिसे हम लोग मैपिंग कह देते हैं, वो इंस्टॉल किया जाए, उसकी बहाली करी जाए, ये बातें कही जा रही।
अगली बात है सरकारी पहल एवं नीतियाँ। मैं कई बार बताया हूँ इसके बारे में। मैं थोड़ा-सा एक बार ये कह दूँ कि भारत सरकार विशेष तौर पे परियोजनाओं को किस प्रकार की परियोजना को हरित परियोजनाओं को, वनारोपण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी नीतियाँ लाई हैं। उन नीतियों में कुछ नीतियाँ इस प्रकार है, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम है, हरित भारत मिशन है, जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है परिधिपूरक वनीकरण कोष, क्योंकि जो वन लग जाते हैं उसके बाद उसमें कई चीजें ऐसी होती है जिसमें फिर से वो करने की बात होती है। जैसे कहीं पेड़ लगाया गया, कहीं खराब हो गया, 20, 50, 100 जो भी हैं, तो उनको प्रतिपूरक के तौर पे ये जो है वो लगाया गया। आई मीन ये योजनाएं हैं मरुस्थल विकास कार्यक्रम। ये तमाम चीजों के माध्यम से ही ये जो हरी दीवार योजना है, परियोजना है, इसकी बात कही जा रही, इसको आगे बढ़ाने का बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे कैसे होगा। क्या एक बार पूरी लगा दी जाएगी, या फिर कुछ प्रोजेक्ट के तहत, आई मीन कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50, 100, 200 पेड़ लगाए जाएंगे, उसके बाद उसको देखा जाएगा कि किन किन प्रकार की चुनौतियां हैं और उनके अनुरूप फिर आगे बात बढ़ाई जाए। तो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या कि पहले 10, 20, 50 या फिर 100, 200, 500 मीटर तक पेड़ जो है वो लगा कर देखते हैं। उसके बाद विस्तार करने की बात करी जाएगी। दूसरी बात ये कही जा रही है कि इसमें दरअसल सरकार अकेले है ना वो मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के एनजीओ के माध्यम से, या यूं कह ले बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हैं जो विशेष तौर पे पर्यावरणीय प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। तो उन तमाम लोगों को एक साथ ला करके है ना इस परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मनरेगा का एकीकरण ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए जो ये कार्य है वृक्ष लगाने का, है ना, इसमें मनरेगा को भी साथ लाया जाए ताकि उनको रोजगार भी मिले और भारत सरकार की तरफ से जो ये प्रयास है मनरेगा का रोजगार देने का वो भी प्रॉपर हो सके। तो ये थी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कार्यान्वयन का जो एक पॉलिसी, एक रणनीति है वो। अब है कि हरित दीवार परियोजना के लाभ क्या होगा इससे। तो लाभ को 3 स्तर में आप देख सकते हैं। पहला है पर्यावरणीय लाभ, दूसरा है आर्थिक लाभ और तीसरा है सामाजिक लाभ। पर्यावरणीय लाभ के पर्सपेक्टिव से मैंने अभी अभी आपको बताया कि मिट्टी का कटाव कम होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। वायु गुणवत्ता क्यों? क्योंकि वृक्षारोपण होंगे, हरियाली रहेगा, तो CO2 जो इमिशन है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होगा उन हरित पर्यावरण के द्वारा। दूसरी बात ये कही जा रही कि जो पीएम है दरअसल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या पार्टिकुलर मैटर 10, इन तमाम चीजों का अवशोषण वृक्षों के द्वारा होता है। तो संभवतः यहाँ अत्यधिक मात्रा में वृक्ष लग जाने के कारण जो वायु की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। दूसरी बात ये भी कही जा रही, चूंकि ये दिल्ली के आसपास का इलाका, गुजरात और राजस्थान, ऊपर आप चले जाए तो हरियाणा वाले क्षेत्र में है और ये वायु प्रदूषण से बहुत ज्यादा जूझता है। तो आने वाले दिनों में थोड़ी सी राहत की सांस मिल सकती है इस प्रकार की योजनाओं के लग जाने के बाद, या यूं कहें परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद। आर्थिक पर्सपेक्टिव से लाभ को देखें तो रोजगार का सृजन होगा। दूसरी बात वन कृषि, जैसे मैंने आपको बताया ही अभी, उसकी भी जो है एक लाभ मिलेगी। सामाजिक पर्सपेक्टिव से ग्रामीण आजीविका में सुधार होगा, पलायन रोकने में मदद मिलेगा। मैंने बताया ही कि भारत विशेष तौर पे जो साउथ इंडिया है, माफ कीजिएगा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पलायन अत्यधिक मात्रा में देखा जाता है। जो ये वाला इलाका है, बिहार बात कर ले, यूपी का बात कर ले, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब सॉरी यहाँ है। तो ये सब जो ये इलाका है विशेष तौर पर यहाँ से बहुत ज्यादा स्थानांतरण यहाँ होता है। इधर से भी, राजस्थान से भी, ये जो इलाका आपको दिखता है ये राजस्थान से भी बहुत ज्यादा दिल्ली हरियाणा में लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रोजगार वहाँ नहीं है। वही कहा जा रहा है कि अगर ग्रामीण आजीविका उपलब्ध होगा तो जो पलायन है, जो वहां से लोगों का आना है अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो कम हो पाएगा और अंततः जो राज्य की स्थिति है आर्थिक पर्सपेक्टिव से, विशेष तौर पर सामाजिक पर्सपेक्टिव से, वो सही होगा। अब बात ये समझ आती है कि ये तो परियोजनाएं चल रही, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ आलोचनाएं भी हैं, है ना। क्रिटिकल एनालिसिस कैसे होगा देखने का प्रयास करते हैं। चुनौती में पहली बात ये कही जा रही है भूमि स्वामित्व विवाद। स्वाभाविक तौर पे मान लिया जाए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही कि ये वाला अरावली का रेंज है और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ये वृक्षारोपण लगाने हैं। जरूरी तो नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा ये जो जितना जमीन है लगातार सरकारी सरकारी जमीन ही होगा। अगर सरकार का ही हो तो चलो एक वक्त के लिए ये बातें समझ आती है कि हाँ चलो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ राज्य सरकार की भी हो सकती है, कोई निजी जमीन भी हो सकता है। तो इनके बीच साठगांठ बनाना, इनके बीच एक तरीके से समन्वयता स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैंने आपको अभी कहा ही कि जब जब भी भारत में भूमि स्वामित्व के संबंधित अगर मुद्दा उठता है, उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि आज भी देखा गया है कि कोई जमीन को, है ना, मान लीजिए जमीन है, इसमें एक दो नहीं कई कई ऐसे स्वामित्व जो है इस पे अधिकार अपना जताते हैं।
क्योंकि उनकी अभी बात चल रही है भूमि को डिजिटलाइजेशन करने का। मतलब ये कि भूमि किसकी है, आप कहीं पर बैठ करके पूरे पारदर्शिता के साथ देख सकते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, तो एक्स व्यक्ति के लिए भी ये जमीन है, वाई व्यक्ति के लिए भी और जेड व्यक्ति के लिए भी। तो एक से अधिक स्वामित्व की जो एक समस्याएं हैं, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में, ये भी एक बड़ा विवाद का विषय बनता है, विशेष तौर पे सरकार और स्वामित्व वाले व्यक्ति के मध्य ये करने में, कोऑर्डिनेशन करने में। अगली बात कही जा रही है सूक्ष्म क्षेत्रों में जल की कमी। मैंने आपको बताया है कि ये थार मरुस्थल है, यहाँ तो पानी का किसी प्रकार का वो पीने का नहीं है, तो फिर आप कहाँ से पेड़ पौधे में दे पाएंगे, है ना, विशेष तौर पे पौधे में कहाँ दे पाएंगे। तो ये एक समस्या है जल को लेकर। पौधों के जीवित रहने की दर कम, क्योंकि ये शुष्क प्रदेश है, तो यहाँ पौधे वही लगेंगे जो कटीले प्रकार के होंगे, जो झाड़ी प्रकार के होंगे। अगर आप हरित वन को लगाना चाहते हैं तो इनकी जीवित रहने की संख्या अत्यधिक, मतलब बहुत न्यून है ना। तो इनके लिए आपको प्रॉपर पानी का व्यवस्था करना होगा, प्रॉपर रख रखाव के लिए लोगों को यूं कहें तो नियुक्त करना होगा। ये तमाम चुनौतियां हैं। अगली बात कही जा रही है कि दीर्घकालिक धनराशि की कमी, क्योंकि ये तकरीबन मैं गेस करने से बचूंगा, लेकिन हाँ, जो धनराशि आवंटित हुई है ना? इस आवंटित धनराशि में कहीं न कहीं मैंने जैसे एक ये प्रोजेक्ट था ना, इस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा, प्रतिपूरक वनीकरण कोष। प्रतिपूरक करने का मतलब ये यही हुआ साथियों कि मान लिया ₹100 भी आवंटित हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते में यहीं तक में ₹100 खत्म हो गए। तो बाकी के ये चीज़ें कैसे हो पाएँगी? क्योंकि ये 1400 किलोमीटर के आसपास है रेंज, आप आगे पता चलेगा। तो इस 1400 किलोमीटर को लगाने में वर्षों बरस लग जाएँगे, वर्षों बरस नहीं, दरअसल इसका टारगेट 2027 तक है ना? कि 2027 तक हमें इसे पूरा कर लेना है। मान लीजिए 2030 तक भी होता है, तो जो आवंटित धनराशि है, ये बहुत ज़्यादा चांस है, हाई चांसेस है कि कम पड़ जाएँगे। तो ये दीर्घकालिक तौर पे सस्टेनेबिलिटी के साथ धनराशि उपलब्ध हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे देखने को मिल रहा है। आइए केस स्टडी कुछ है, जो सफल मॉडल के तौर पर स्थापित हुआ। कहीं न कहीं ये भी एक प्रकार की प्रेरणा के तौर पे उभर कर आया, जिसे सरकार इसे स्थापित करने की बात कही गई। राजस्थान का मुख्यमंत्री एक योजना है दरअसल क्या नाम है, स्वावलंबन अभियान है ना, जल संरक्षण प्लस वनीकरण की बात कही जा रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा ये चला गया था कि अपने देश में, विशेष तौर पर राजस्थान में, जो एक ये चला है जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए ये चला है। और साथ में ये बात कही गई कि जल संरक्षण के साथ साथ आप वहाँ वनीकरण की भी बात करें, है ना, वनीकरण इन द सेंस आप वहाँ पेड़ पौधे भी लगाएं। तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जल का संरक्षण करेंगे, इस प्रकार से योजनाएं चलाई गई, और निसंदेह ये बहुत मतलब क्या कहा जा सकता है इसके बारे में, बहुत ही बेहतर और सफल एक प्रयास रहा इसके माध्यम से, सॉरी, मुख्यमंत्री की जो योजना है इनके माध्यम से। दूसरी बात, मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा कि हरियाणा का अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट जो है, ये भी एक सफल प्रोजेक्ट ये रहा है। मैं इन तमाम चीजों को इसलिए बताना चाह रहा साथियों कि अगर हम इन चीजों को स्टडी करके अपने क्रम को स्थापित करना चाहें, इम्प्लीमेंट करना चाहें इस कार्यक्रम को दरअसल, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हैं जो हानि होने से बच जाएगी। तो ये थे कुछ केस स्टडी। आइए थोड़ा-सा ये तुलना करके बात करते हैं कि जो हमारा प्रेरणा है, प्रेरणा इन द सेंस कि जिससे हमने सीख लिया, है ना? अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से, उन उन उनसे हमारा कैसे भिन्न है ना? क्या-क्या अंतर है? पैरामीटर के तौर पे, लंबाई के तौर पे देखें तो लंबाई के सेंस में भारत का जो है वो 1400 किलोमीटर के आसपास है। वहीं 8000 किलोमीटर, ये जो मैंने आपको दिखाया था अभी, शायद अगली स्लाइड में होगा वो, हाँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8000 किलोमीटर तक है। भारत का तो सिर्फ 1400 किलोमीटर ही है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात ये कही जा रही, फोकस क्षेत्र अरावली एवं हरित भूमि, भाई मैंने आपको बताया ये साहेल रीजन है ना, साहेल रीजन में 7 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से आप एक बार देख लें, संभवतः आपके जहन में रहना चाहिए। तो ये जो है ना, ये साहेल क्षेत्र कहलाता है। ये हमेशा, मतलब 365 के 365 दिन किसी न किसी कारणवश ये न्यूज में रहते हैं। अभी यहाँ बहुत ज्यादा पिछले वर्ष चोरी या यूं कह ले भुखमरी जैसी समस्याएं थी, वो देखने को मिली थी, तो न्यूज में था। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं हमेशा, मतलब जिसको क्री युद्ध कहते हैं ना, वो उस तरीके से होता रहता है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मान लो ये छोटा सा बात है। बहरहाल, तो ये थे। अगली बात कही जा रही है मुख्य लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना। वहाँ लक्ष्य है दरअसल गरीबी और जलवायु परिवर्तन से लड़ना। गरीबी किस सेंस में साथियों? जैसे यहाँ ये भी पूरा, ये है ना, पूरा मरुस्थली क्षेत्र है। तो मरुस्थली क्षेत्र इधर ना बढ़े, नीचे ना आए, इसलिए यहाँ लगाया गया। थोड़ा सा आप अंश कह सकते हैं, इस बात को देखकर लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा रही कि रोजगार के लिए, या यूं कह ले वनोत्पाद को बेच करके यहाँ की जो लोग हैं वो हो सके, क्योंकि आपको पता है ये ट्राइबल कम्युनिटी विशेष तौर पे यहाँ है।
तो उनके लिए जो फोकसिंग एरिया है, कहीं न कहीं जंगल ही है, वो जंगल को ही अपना आशियाना बना करके अपनी जीवन यापन कर पाते हैं। तो उनको रहना उनके लिए एक प्रकार का रोज़गार सृजन हो सके, इसलिए यहाँ वनरोपण किया गया लंबे-लंबे क्षेत्रों में। तो गरीबी और जलवायु परिवर्तन से लड़ना हमारी सॉरी जो इनकी है ये योजना है। तो ये थे कुछ प्रयास साथियों जिसे हमने देखने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप आज के इस सेशन से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया।